नमस्कार, सत श्रीकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पुनिया है और आप सुन रहे हैं पंजाबी रेडियो यूएसए। मैं एक बार फिर हाजिर हूं नए बुलेटिन के साथ और शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले पर भारत का झंडा फहराया। इसके अलावा उन्होंने आज अपना भाषण देते हुए भ्रष्टाचार, आतंकवाद, सर्जिकल स्ट्राइक, महिलाओं की सुरक्षा और यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात की। उन्होंने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के ऊपर हमलों पर भी अपनी बात रखी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने आज ट्विटर पर पोस्ट लिखते हुए कहा कि देश में तानाशाही चल रही है। दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री जेल में बंद हैं। आज वे अपने प्रदेश का स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम भी नहीं मना सकते। आज स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को 5वीं लाइन में बैठाया गया। जब नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे तो उनके ऊपर कोई कैमरा नहीं किया गया। इसको लेकर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने छोटा मन दिखाया है। लीडर ऑफ अपोजिशन को कम से कम पहली पंक्ति में बैठाया जाना चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में किया और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जालंधर में स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम किया। आज हरियाणा और पंजाब के किसानों ने स्वतंत्रता दिवस मनाने की बजाय किसान ट्रैक्टर रोस परेड निकाली, जिसका मुख्य उद्देश्य यह था कि वे अपनी 13 सूत्रीय मांगों को मनवाना चाहते हैं। पिछले 5 महीने से शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर किसान आंदोलनरत हैं, लेकिन सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है। इसी के रोष में आज उन्होंने स्वतंत्रता दिवस मनाने की बजाय किसान ट्रैक्टर रोस परेड निकाली। पंजाब के बरनाला में कैबिनेट मंत्री बलजीत कौर का किसानों ने विरोध किया। किसानों ने कहा कि मानसा में किसानों की जमीन औने पौने दामों पर छीनी जा रही है। इसी के कारण किसानों ने उनको काले झंडे दिखाने का फैसला लिया था। पंजाब के 19 शहरों में और हरियाणा के 17 शहरों में आज भारी बारिश का अलर्ट था। आज सुबह से ही शहरों में बारिश हो रही है। इसके अलावा पंजाब के बठिंडा में सबसे ज़्यादा तापमान देखा जा रहा है, वहीं मोहाली में सबसे कम तापमान देखा गया। कई शहरों में तो बाढ़ जैसे हालात हैं। हालांकि देखना होगा कि प्रशासन बाढ़ से निपटने के लिए क्या कदम उठाता है। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले ही हरियाणा की बीजेपी में घमासान छिड़ गया है। कैबिनेट मंत्री रंजीत चौटाला ने गोपाल कांडा बंधुओं के ऊपर तंज कसते हुए कहा है कि बीजेपी के साथ इनका कोई अलायंस नहीं है, जबकि बीजेपी के मुख्यमंत्री चेहरे नायब सिंह सैनी लगातार गोपाल कांडा के साथ अपनी नज़दीकियां जाहिर कर चुके हैं और उनके साथ अलायंस का भी इजहार कर चुके हैं। हरियाणा में एक कार्यक्रम के दौरान राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार की जुबान फिसल गई और उन्होंने भारत की आज़ादी की तिथि 15 अगस्त 1924 बताई। इसको लेकर उनको सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि देखिए, बीजेपी के नेता को तो भारत की आज़ादी की तारीख भी नहीं पता। ये थी आज की मुख्य खबरें। अब इन करते हैं इन खबरों का विश्लेषण और शुरुआत करते हैं पहली खबर से। पहली खबर भारत के लाल किले से। दिल्ली में लाल किला मौजूद है और वहाँ पर हर साल भारत के प्रधानमंत्री ध्वज फहराते हैं और अपना एक भाषण देते हैं। अब की बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11वीं बार इस प्राचीर से भाषण दे रहे हैं और उन्होंने अपने भाषण में आज लगभग अपने सरकार के कार्यकाल उनके कार्यकाल में जो भी काम हुए उनको गिनवाया। इसके अलावा ना उन्होंने बहुत सारी और भी चीज़ों की बात की। पहले तो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने एक हिसाब से राष्ट्रवाद का माहौल बनाने की कोशिश की। उसके लिए उन्होंने आज़ादी के लिए जो जो युवा लड़े थे या फिर जो जिन जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी उनकी कुर्बानियों को याद दिलवाया। उसके बाद उन्होंने जो आतंकवाद को लेकर बड़े बयान दिए। उन्होंने कहा कि पहले भारत को नीची नज़र करके देखना पड़ता था, लेकिन आजकल तो सर्जिकल स्ट्राइक की जाती है। और सर्जिकल स्ट्राइक की उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि उससे युवाओं का सीना चौड़ा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं उग्र राष्ट्रवाद का माहौल बनाने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत में की। उसके बाद उन्होंने महिला सुरक्षा को लेकर भी चिंता की। उन्होंने कहा कि जब बलात्कार होता है तो जो वो मुद्दा होता है वो सारे नेशनल मीडिया में छाया रहता है, लेकिन उसके बाद सब भूल जाते हैं जब आरोपी को सज़ा दी जाती है। तो आरोपी की सज़ा देने वाली खबर कुछ लाइनों में सिमट कर रह जाती है। तो उन्होंने एक ये बात कही। इसके अलावा उन्होंने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के ऊपर हमलों को लेकर भी बात कही। उन्होंने कहा कि वो लगातार मीडिया की खबरों से उनको पता लग रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि जब से शेख हसीना की सरकार हटी है, वहाँ पर तख्ता पलट हुआ है, उसके बाद ये घटनाएं घट रही हैं। तो उसको लेकर उन्होंने कहा कि वहाँ शांति होनी चाहिए और हिंदुओं पर हमले नहीं होने चाहिए। इसके अलावा जो उनके भाषण का मेन फोकस था वो था यूनिफॉर्म सिविल कोड और एक देश एक चुनाव। इसके ऊपर हमें थोड़ी डिटेल से बात करनी पड़ेगी। इससे पहले जो भी बातें थी वो रूटीन में आप नरेंद्र मोदी के मुंह से पहले भी सुन चुके हैं और पहले भी वो लगातार इनके ऊपर बात कर चुके हैं। तो वो कोई इतनी पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट बातें भी नहीं थी, लेकिन पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट ये दो चीज़ हैं।
यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि वो कह रहे हैं कि उन्होंने जो तर्क दिया पहले, उन्होंने कहा कि भारत 75 साल उनकी आज़ादी को हो गए, भारत की आज़ादी को, और अभी तक जो कोड लागू था वो कहीं ना कहीं कम्युनल सिविल कोड था, उसको कोई भी, अब भारत को सेकुलर सिविल कोड की ज़रूरत है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भारत में जो कम गिनती के लोग हैं, यानी कि धार्मिक तौर पर अल्पसंख्यक, उनमें हम सबको पता है कि फैमिली लॉज या फिर पर्सनल लॉ बोर्ड थे, जिसमें मुसलमानों का भी एक है, शादी ब्याह को लेकर बहुत सारी चीज़ें थी उनमें, तो कहीं ना कहीं उनको टारगेट किया गया है। उत्तराखंड में भी हम सबको पता है कि बीजेपी की सरकार है और उत्तराखंड में इन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू भी कर दिया है। तो उन्होंने जो मुसलमानों को या धार्मिक अल्पसंख्यकों को जो स्पेशल प्रावधान दिए गए हैं, खासकर पर्सनल मैटर्स के मामले में या फिर शादी ब्याह के मामले में, तो उनके ऊपर हमला करते हुए उन्होंने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। आज जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़, वो भी वहाँ पर बैठे थे, और हमको पता है कि DY चंद्रचूड़ हों या उनके बेटे हों, उनके बेटे की तो एक भाषण भी वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध किया था और उसको एंटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताया था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस तीसरे कार्यकाल में कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर सकते हैं। तो इस वजह से आज उन्होंने खुले तौर पर आज जो इंडिया का जो सिविल कोड था उसको कम्युनल सिविल कोड बताया और कहा कि सेकुलर सिविल कोड की ज़रूरत है। इसके अलावा उन्होंने दूसरी जो बात कही वो कही कि एक देश एक चुनाव। उन्होंने कहा कि बहुत सारे दलों के साथ, बहुत सारे राज्यों के साथ उनकी चर्चा हुई है और हर 6 महीने बाद चुनाव आ जाते हैं भारत में। इस वजह से जो कार्यकाल रहते हैं, जो सरकारें रहती हैं, वो डिस्टर्ब रहती हैं। इसीलिए एक देश एक चुनाव, एक ही जो विधानसभा चुनाव होते हैं, राज्यों के जो चुनाव होते हैं और जो लोकसभा चुनाव, वो एक ही दिन होने चाहिए। उन्होंने इसकी खुलकर वकालत की। पर इस तर्क में दिक्कत क्या है, इन दोनों ही तर्कों में दिक्कत क्या है उनके, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, यूनिफॉर्म सिविल कोड में तो दिक्कत ये है कि आप जो धार्मिक तौर पर अल्पसंख्यक हैं उनके ऊपर आप कहीं ना कहीं अपनी जो मेजोरिटेरिज्म है वो थोपना चाह रहे हैं। इसके ऊपर फ्लाविया एग्नेस जो फेमिनिस्ट हैं, उन्होंने भी, मेरी उनके साथ एक लंबी बातचीत हुई थी, उन्होंने भी बताया था कि कैसे भारत में जो पर्सनल लॉज हैं, खासकर जो हिंदू मैरिज एक्ट में जो लॉज हैं, उनसे जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, बुद्ध हों, सिख हों, ईसाई हों, उनको भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। और उन्होंने कहा कि पहले ही जो मैरिज से रिलेटेड और जो डाउरी से रिलेटेड उनका बहुत सारा हिंदूफिकेशन हो चुका है और उससे धार्मिक अल्पसंख्यकों को कोई ना कहीं खतरा है। तो फ्लाविया का कहीं ना कहीं ये आर्गूमेंट था और अब देखना होगा कि उनके आर्गूमेंट को कितनी जगह लोग देते हैं। जबकि नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि किसी भी धर्म के जो पर्सनल मैटर्स हैं उनमें कोई छूट नहीं होनी चाहिए, सभी को एक ही समान तोला जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं फ्लाविया ने उनके इस व्यू को मेजोरिटेरिज्म बताया था, यानी कि बहुसंख्यकवाद, यानी कि जो डोमिनेंट कल्चर होता है, जिसकी संख्या ज़्यादा होती है, उनका जो कल्चर होता है वो फिर बाकी सबको मानना पड़ता है, ऐसा उन्होंने बताया था। तो देखना होगा कि इस पर क्या नई बहस खुल के आती है। मेरे हिसाब से तो आज शाम तक इसके ऊपर खूब बहस शुरू हो जाएगी। और जो अगली बात थी उनकी, एक देश एक चुनाव, वो कहीं ना कहीं भारत के फेडरल जो स्ट्रक्चर है उसके लिए खतरा है। हालांकि बीजेपी की तो नीति है एक देश एक भाषा एक धर्म एक चुनाव, तो कहीं ना कहीं हर एक चीज़ को सेंट्रलाइज भी करते हैं और वो मोनोटोनस चाहते हैं। देश में जो डाइवर्सिटी है उसके अगेंस्ट तो मुझे बीजेपी दिखती है। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, वो नारा आपने बीजेपी का सुना होगा, तो उसी की तर्ज पे है एक देश एक चुनाव। और बहुत हद तक ये पॉसिबल हो सकता है कि जो बीजेपी है वो आने वाले 1-2 साल में ये सब कर दे। और उसके कारण होगा क्या, उसके कारण नुकसान ये होगा कि जो क्षेत्रीयताएं हैं, यानी कि जो रीजनल फैक्टर्स काम करते हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे और राज्यों के चुनाव भी नेशनलिज्म के ऊपर ये बनाने की कोशिश करेंगे। हालांकि जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं, गैर हिंदी भाषी राज्य हैं, उनमें कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान होता है, क्योंकि वो जो बीजेपी का उग्र राष्ट्रवाद है, अल्ट्रा नेशनलिज्म है, और एक हिसाब से जो उनका हिंदुत्व का जो पॉलिटिक्स है उसको वो बाय नहीं करते, उसको खरीदते नहीं, इसलिए बीजेपी को बहुत सारा नुकसान वहाँ पर होता है। तो मुझे लगता है कि जो एक देश एक चुनाव वाली जो उनकी दलील थी वो भी कहीं ज़्यादा टिक नहीं पाएगी, तो उसका भी कोई ऐसा असर मुझे दिखता नहीं कि उसका कोई असर होगा।
अब हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर भी जो लाल किले पे इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा था वहीं से आई। और वहां से कांग्रेस ने कहा कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को 5वीं लाइन में बैठाए जाना गलत था। मोदी सरकार का छोटा दिल है, छोटा मन है, वो लीडर ऑफ अपोजिशन है दोनों, कम से कम उनको तो फ्रंट रो में बैठाया जाना चाहिए था। राज्यसभा में हम सबको पता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे लीड करते हैं अपोजिशन को और राहुल गांधी लोकसभा में लीड करते हैं, लेकिन दोनों को ही आज 5वीं लाइन में बैठाया गया, जिसका एक बड़ा मुद्दा रहा। तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल होती रहीं, लोगों ने खूब ट्रोल किया कि कम से कम आप लीडर ऑफ अपोजिशंस को तो फ्रंट रो में बैठा सकते थे, लेकिन खैर। और अगली जो खबर रही वो भी इंडिपेंडेंस डे से जुड़ी रही। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वो तिहाड़ जेल में बंद हैं, इसलिए आज दिल्ली के मुख्यमंत्री झंडा नहीं फहरा पाए। उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए मोदी सरकार के ऊपर तानाशाही का आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि तानाशाही चल रही है, एक जनता द्वारा चुना हुआ मुख्यमंत्री अभी तक जेल में है। और मैं आपको बता दूं कि कल 14 अगस्त को अरविंद केजरीवाल की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी थी, उनको जमानत के लिए उनकी याचिका थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तारीख आगे बढ़ा के 23 अगस्त को सुनवाई करने का फैसला लिया है। साथ में सीबीआई से जवाब भी मांगा है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत क्यों नहीं दी जाए। और हाईकोर्ट में जब उनको जमानत मिल गई थी तो सीबीआई ने उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील क्यों की। अब हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और जो अगली खबर वो आरएसएस से जुड़ी हुई है। आज आरएसएस ने नागपुर में भी अपना कार्यक्रम किया था, वहाँ पर मोहन भागवत मौजूद थे और मोहन भागवत ने कहा कि दुनिया में बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जो कहीं ना कहीं दूसरे देशों पे कब्जा करना चाहती हैं, दूसरों को अपने हिसाब से चलाना चाहती हैं। हमें उनसे बच के रहना पड़ेगा, उनके साथ लड़ना पड़ेगा। और भारत ने कभी किसी देश पे हमला नहीं किया, इस किस्म का उन्होंने आइडिया पसारा। आरएसएस ये बहुत टैक्टिकली पसारता है, यहीं से वो बात शुरू करता है कि देखो भारत कैसे विश्व गुरु है और कैसे भारत ने आज तक किसी पे हमला नहीं किया, हर किसी ने भारत पे ही हमला किया। इस किस्म से वो अपना नेशनलिज्म का राग छेड़ता है और उसको फिर वो हिंदू आइडियोलॉजी तक, वेदांत तक ले जाता है, जिसमें कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि भारत तो हिंदुओं का ही है और हिंदू तो अहिंसक होते हैं, नॉन वायलेंट होते हैं। वहाँ तक उस पूरी डिबेट को खींच के लेके जाते हैं। तो उन्होंने आज अपनी जो आरएसएस की लाइन है, पूरी पॉलिटिकल लाइन है, उसी के ऊपर बात रखी। उसके बहुत सारे क्रिटिसिज्म है, कभी उसके ऊपर मैं आराम से बात करूँगा और आगे मैं कोशिश करूँगा कि जो एक इंटरव्यू हफ्ते में ऐसा कर सकूँ जिसमें जो आइडियोलॉजीज़ हैं डिफरेंट भारत में या साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट में जितनी भी मैं मानता हूँ कि आइडियोलॉजीज़ हैं, उनके ऊपर मैं बारीकी से आपको इंटरव्यूज़ आप तक पहुँचाऊँ। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर हरियाणा पंजाब से। पंजाब में जालंधर में आज इंडिपेंडेंस डे का कार्यक्रम था, वहाँ भगवंत मान बोले। और हरियाणा में कुरुक्षेत्र में प्रोग्राम था और यहाँ पर नायब सिंह सैनी ने भाषण दिया। पंजाब में भगवंत मान के जो भाषण था उसमें एक तो उन्होंने जो पुलिस की बम्पर भर्तियां उनकी बात की। उन्होंने कहा कि 80,000 के आसपास वो नए पुलिस वाले भर्ती करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ उन्होंने बहुत तगड़ा अभियान छेड़ रखा है। हम सबको पता है कि लोकसभा चुनाव में भगवंत मान की खूब फजीयत हुई थी और नशे को लेकर बहुत सारे एंटी आम आदमी पार्टी कैंपेन चले थे। खैर उन्होंने आज कहा कि इतनी सारी एफआईआर हो गई हैं, इतने नशा तस्करों को पकड़ा। एक डाटा भी उन्होंने स्टेज से बोला, 14-15 हज़ार के आसपास नशा तस्करों को पकड़ने की बात कर रहे थे वो। और इसके अलावा उन्होंने और भी कई चीज़ें उनके भाषण में थी और उसमें कहीं ना कहीं भगत सिंह का नाम था और चीज़ें थी वो कि भगत सिंह का हम मोहाली एयरपोर्ट पे स्टैचू लगाएंगे और करतार सिंह सराबा का हलवाड़ा जो एयरपोर्ट बनेगा उनके ऊपर नाम रखेंगे। तो ये उनकी मोटी मोटी बातें थी। और आज जो परेड हुई पंजाब में तो उसमें बीएसएफ भी शामिल थी और बीएसएफ की पंजाब में दखलंदाजी को लेकर पहले भी बहुत सारे सवाल उठते रहे हैं। और वो उनमें से एक तो यही है कि जो बॉर्डर से 50 किलोमीटर का एरिया है उसमें बीएसएफ की दखलंदाजी का मामला तो रहा है। खैर आज जो पंजाब का इंडिपेंडेंस डे था उसमें बीएसएफ की भी परेड हुई, तो उससे आप समझिए कि ये कहीं ना कहीं जो फेडरलिज्म का आर्गूमेंट बिल्ड करते हैं जो भी आज उनके लिए ये बात अवेलेबल हो गई है। खैर जो भी पंजाब में फेडरलिज्म की बात करते हैं, फेडरल नुक्ते पे बात करते हैं, उनका हमें पॉइंट ऑफ व्यू सुनने की ज़रूरत है कि वो क्या बोल रहे हैं इसके ऊपर कि आज जो बीएसएफ की परेड हुई है। इसके अलावा हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी हरियाणा में कमोवेश जो उन्होंने पिछले 10 साल में किया है या फिर जो
एक हिसाब से दिखाया है नैरेटिव के तौर पे, उन्हीं सब के ऊपर बात की, कोई नई बात नहीं थी। लेकिन पंजाब और हरियाणा में एक समानता थी, वो समानता थी पंजाब और हरियाणा के किसानों ने आज स्वतंत्रता दिवस अलग तरीके से मनाया। उन्होंने आज किसान ट्रैक्टर रोस परेड का आयोजन किया। हर जिले में किसानों ने ट्रैक्टर परेडें निकाली और जो अपनी 13 डिमांडें हैं, जिसमें एमएसपी के लिए गारंटी कानून है और भी कई चीज़ें हैं, पूरा कर्जा माफ़ी की जो डिमांड है, कर्जा माफ़ हो, और भी कई सारी डिमांड है, उनको लेकर ज्ञापन भी दिए और कहा कि हमारा 5 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है और सरकार गूंगी बहरी बनी बैठी है, इसलिए हम सरकार के खिलाफ ये रोस परेड निकाल रहे हैं ट्रैक्टरों की। और पंजाब में भी बहुत सारे ज़िलों में बहुत बड़े नंबर पे किसान सड़कों पे देखे गए और हरियाणा में भी बहुत बड़े नंबर पे किसान सड़कों पे देखे गए। तो ये एक कॉमन चीज़ रही कि हरियाणा पंजाब के किसानों ने आज कहीं ना कहीं जो सरकार के खिलाफ अपना रोष है वो ट्रैक्टर परेड निकाल कर दिखाया। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर भी इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड है। हरियाणा के नारनौल में राज्यसभा सांसद बीजेपी के नेता कृष्णलाल पंवार भाषण दे रहे थे और वो असल में उन्होंने अपना मजाक तब बनवा लिया जब वो आज़ादी की डेट ही भूल गए। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त 1924 को भारत आज़ाद हुआ था। हम सबको पता है कि भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, लेकिन डेट गलत बोल गए। उनके जो कर्मचारी थे वो छाता पकड़े रहे, उनके मुंह पे भी मुस्कान थी जब वो ये सब बोल रहे थे। और बीजेपी के इन कृष्णलाल पंवार की ये वीडियो वायरल है। मैं गारंटी देता हूँ कि भारत के बहुत सारे नेताओं को जो एक हिसाब से भारत की जो भारत महाद्वीप है उसकी जो पॉलिटिकल चीज़ें हैं उनके बारे में नहीं पता होगा। उनको जैसे पूछेंगे वो फ्लॉप हो जाएंगे। लेकिन खैर, उनको एक आइडियोलॉजी की बैकिंग है और एक मजबूत आरएसएस का संगठन उनके पीछे खड़ा रहता है, तो इसलिए वो डमी कैंडिडेट, वो भी कोई सांसद बन जाता है, कोई मंत्री बन जाता है। असली जो खेल करने वाले लोग हैं वो तो पीछे से काम करते हैं, नागपुर से काम करते हैं, वो सामने नहीं आते। और इसके ऊपर भी कभी खुल के बात होनी चाहिए कि किस किस्म के नेता हैं। पंजाब के गुरदासपुर में भी आम आदमी पार्टी के जो नेता थे वो लोग राष्ट्रगान ही भूल गए। वो थोड़ी देर बाद उल्टा छोटा मोटा गा के और उसके बाद बंद कर दिया जब भूल गए। तो उनकी वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल है कि देखो नेताओं को राष्ट्रगान भी नहीं आता। खैर, जब भी इस किस्म के आयोजन होते हैं तो इस किस्म की वीडियोस तो आपको देखने को मिलती ही हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर हरियाणा की बीजेपी में घमासान के बारे में है। हरियाणा की बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। गोपाल कांडा बंधुओं के साथ बीजेपी का अलायंस हो रहा था। इसको लेकर वहाँ सिरसा के ही नेता रंजीत चौटाला, जो ओम प्रकाश चौटाला के भाई भी हैं, बीजेपी में शामिल हैं, बीजेपी के कैबिनेट मंत्री हैं हरियाणा सरकार में, उन्होंने रोष जताया। उन्होंने कहा है कि ये गठबंधन नहीं होगा क्योंकि इनका कोई जनाधार नहीं है। उसका कारण ये है कि रंजीत चौटाला रानिया से चुनाव लड़ते हैं, सिरसा की रानिया सीट से, और रानिया से ही बीजेपी जो गोपाल कांडा है, गोपाल कांडा ने अपने भाई के बेटे को वहाँ पर धवल कांडा को वहाँ से चुनाव लड़ाने की घोषणा कर दी है, जिसके कारण आज रंजीत चौटाला ने ये बात कही है। हालांकि जो मुख्यमंत्री हरियाणा के नायब सिंह सैनी, वो तो गोपाल कांडा बंधुओं के साथ अपने अलायंस का ऐलान कर चुके हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर पंजाब के किसानों के बारे में है। आज बरनाला में वहाँ की जो कैबिनेट मंत्री हैं बलजीत कौर, वो झंडा फहराने के लिए वहाँ जा रही थी और उनको काले झंडे किसानों ने दिखा दिए। और किसानों ने किस वजह से उनको काले झंडे दिखाए? किसानों की हम सबको पता है कि मानसा में औने पौने दामों पे ज़मीनें किसानों की छीनी जा रही हैं। इसको लेकर किसानों में एक हिसाब से रोष था और उसी रोष के प्रगटावे के तौर पे उन्होंने उनको काले झंडे दिखाए। हालांकि देखना होगा कि इस मामले में क्या होगा। मानसा में बहुत टाइम से वहाँ के किसान आंदोलन भी कर रहे हैं, लेकिन पंजाब सरकार उनकी कोई भी डिमांड सुनने को तैयार नहीं है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर है पंजाब और हरियाणा में बारिश की। पंजाब के 19 शहरों में और हरियाणा के 17 शहरों में बारिश का अलर्ट है और सुबह से ही बहुत सारे शहरों में बारिश भी हो रही है और कई जगह तो बाढ़ जैसे हालात हो रखे हैं। रोपड़ के आसपास के इलाकों में, गाँव में बाढ़ आ रखी है, होशियारपुर में भी बाढ़ आ रखी है। पंजाब और हरियाणा के पंचकूला में, हरियाणा के अंबाला में, यमुनानगर में भी बहुत सारी गाँव में बाढ़ें आ रखी हैं और शहरों के भी बहुत बुरे हाल हैं। गुड़गांव की भी बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही हैं जिसमें गलियां भरी हुई हैं। फरीदाबाद की वीडियो वायरल हो रही हैं। तो हरियाणा पंजाब तो बड़ी मुश्किल स्थिति में खड़ा है। अगर ऐसे ही 2-3 दिन बारिश हो गई तो हरियाणा पंजाब में मैं तो मानता हूँ कि 70% के आसपास दिक्कतें आएंगी, किसानों की फसलें भी बर्बाद होंगी। पहले हम सबको पता है कि एक सप्ताह से पहले तक तो
मानसून डेफिसिट था, यानी कि रेन डेफिसिट, यानी कि बारिश कम हुई थी, 37% बारिश कम हुई थी। और एकदम जैसे ही मानसून खत्म हुआ या सावन का महीना खत्म हुआ और अब भादव, जो भादों का महीना होता है वो चालू हुआ है, तब से ही बारिश हो रही है। और बारिश भी एकदम से एक ही दिन में बहुत ज़्यादा हो जा रही है। इनको कहते हैं एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, यानी कि एकदम, जब एकदम से तो कोई सूखा पड़ जाना या एकदम से तेज बारिश हो जाना, तो वो सब भारत में अब घट रहा है। इसकी बहुत सारी चीज़ें हैं, एकदम से गर्मी भी बढ़ जा रही है, एकदम से ठंड बढ़ जा रही है। इसको लेकर एक अलग से कभी जो क्लाइमेट चेंज है इंडिया में, पंजाब में, हरियाणा में, उस पर एक दिन अलग से बात करेंगे और उसके ऊपर भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, कल दोबारा मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए बुलेटिन के साथ। आप देखते